कैसे ख्याल आया और किसने आपको जो है मार्गदर्शित किया कि वहाँ पर जो है वैकेंसी थी, और क्या प्रोसेस थे ये सब करने का, थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। लगता था कि आप पहले से आप सोचे थे कि हम इस फील्ड में वैज्ञानिक बन पाएंगे? वैज्ञानिक तो मेरा सपना था, लेकिन इतना ऊंचा पहुंच पाऊंगा ये मेरे को सपना नहीं था। मेरे लिए एक सपना ही था जो है हकीकत। जब मैं सिलेक्शन हो गया तो उस समय हकीकत लगता ही नहीं था, लगा कि अरे यार कहाँ इंग्लैंड है, वो अंग्रेज जो हमारे ऊपर पूरा शासन किए, मैं उनके कंट्री में जा करके, क्योंकि उनका शासन तो 155 देशों में था, उनका सूर्यास्त कभी नहीं होता था, मैं उनके कंट्री में जा करके और एज अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट जा करके अगर ये काम कर रहा हूँ तो अपार हर्ष और खुशी हुई। और जैसा कि मैं बोला कि विश्वास नहीं हो रहा था, बाद में जब लेटर वगैरह आ गया, वीज़ा वगैरह सब फाइनल हो गया, तब लगा कि नहीं भाई, अब आप सपनों की दुनिया में मत रहिए, हकीकत में आइए, जाने की तैयारी। साइंटिस्ट बन गए हैं, क्या कहेंगी पापा के बारे में? हमको बहुत अच्छा लगा, मेरे पापा साइंटिस्ट बने हैं, हमको बहुत गर्व है उनके ऊपर। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहती हो? हम भी यही बनेंगे जो मेरे पापा। दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस वक्त मैं प्रयागराज में हूं, और प्रयागराज के जिस शख्स के पास हूं वो शख्स आज हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है। ये जान लीजिए, क्या नाम है आपका? शुभ नाम? विद्याकांत तिवारी। अच्छा, आपका जो अभी हुआ है इंग्लैंड में साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट के पदवी पर इनको नियुक्त किया गया है इंग्लैंड में, और आप जो रिसर्च करेंगे किस तरह का रिसर्च होगा? उसमें बहुत सारे रिसर्च हैं। बेसिकली वो नई नई दवाएं जो बायो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जो कि बायोटेक बेस्ड प्रोटीन्स होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, उसके रिसर्च पे हम काम कर रहे हैं। मेजर रिसर्च उसमें कैंसर के लिए है, कोरोना के लिए है, बहुत सारी बीमारियों के लिए है, लेकिन जो मेजर मुख्य एरिया है, मुख्य विभाग है, उसमें वो कैंसर आता है। अच्छा अच्छा जी। मतलब कैंसर के लिए जो मेडिसिन्स होती हैं, कहीं ना कहीं आज भी कैंसर पर रिसर्च चल रहा है, सारे देशों का चल रहा है। और क्या कहते हैं, रिसर्च इसलिए चल रहा है क्योंकि जो दवाएं आ रही हैं, कुछ दवाएं सही से काम कर रही हैं, कुछ सही से काम उतना नहीं कर पा रही हैं। तो उसी पर रिसर्च आपका होगा? हाँ, उसी पे रिसर्च चल रहा है। उसमें ऐसा चल रहा है कि अभी हमारा अगर प्राइमरी स्टेज में पकड़ा जाता है तो हमारा 100% क्योर का चांस रहता है, लेकिन ऐसी मेडिसिन्स बनाने का काम चल रहा है कि उसके लिए वैक्सीन बना दिया जाए, ताकि पहले से इंजेक्ट कर दिया जाए, पहले से वो दवाई दी जाए, तो फ्यूचर में उस चीज़ की प्रॉब्लम न आए। तो इस तरह से कई सारे रिसर्च चल रहे हैं। उसके अलावा हमारा जो है क्या कहते हैं, और अलग अलग मेडिसिन्स पे काम चल रहा है। तो मेजर एरिया कुल मिलाकर के मुख्य जो उद्देश्य है मानव कल्याण के लिए है, और बेहतर से बेहतर दवाई बनाया जा सके, ताकि आम आदमी तक वो दवाएं जो है सस्ते दाम में मुहैया कराया जा सके। आप प्रयागराज के प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज में कोरांव तहसील है। कोरांव तहसील से 14 किलोमीटर अत्यंत दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में एक गांव है धूस, वहीं का मैं रहने वाला हूँ, धूस गांव का। अच्छा, धूस गांव तो काफ़ी ग्रामीण में है, बहुत ग्रामीण क्षेत्र है, और वहाँ पर तो देखा जाए उतनी अच्छी स्कूलें भी नहीं हैं अभी। तो कैसी रही जर्नी आपकी? आपने बहुत सही सवाल किया, क्योंकि वहाँ पर आज भी बुनियादी शिक्षाओं की कमी है। वहाँ पर जर्नी ऐसी रही कि मैं वहाँ से हाई स्कूल तक पढ़ा, उसके बाद वहाँ इंटरमीडिएट साइंस न होने की वजह से मुझको वहाँ से पलायन करना पड़ा, और उसके बाद मैं यहाँ पर नैनी आया। नैनी में ही अपना इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा रणजीत पंडित इंटर कॉलेज से बायोलॉजी डिपार्टमेंट में किया। उसके बाद बीएससी भी यहीं से किया, और बीएससी करने के बाद मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था, वैज्ञानिक बनना चाहता था, उसके लिए मुझको मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट रीवा में अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा, और वहाँ से मैंने अपना एमएससी बायोटेक की पढ़ाई पूरी किया। और उसके बाद जैसा कि आपने जर्नी के लिए कहा, तो जर्नी बहुत लंबी है, क्योंकि वहाँ जहाँ मैं अभी पहुँचा हूँ उसके लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। तो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद मैंने अपनी ट्रेनिंग जो है अहमदाबाद में एक कंपनी है इंटास बायो फार्मास्यूटिकल्स, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया। वहाँ से कंप्लीट करने के बाद मैं फिर
पुणे में एक कंपनी है जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, जो इस समय इंडिया की mRNA बेस्ड वैक्सीन जो है वो पहली कंपनी इंडिया की है जो mRNA बेस्ड वैक्सीन पे काम कर रही है। वहाँ से मैंने वहाँ पे अपना काम किया 1-1.5 साल के लिए। उसके बाद फिर मैं मुंबई में काम किया, US विटामिन करके है। इस तरह से कई सारी कंपनियों में काम करने के बाद, कई सारे शहरों में काम करने के बाद फाइनली मैं जो है बहुत दिन से विदेश के लिए सोच रहा था। ये सोच रहा था कि लोग वहाँ जो काम करते हैं आउट ऑफ कंट्री, उनके रिसर्च में और हमारे रिसर्च में क्या अंतर है, इस चीज़ की तलाश में बहुत दिन से मैं प्रयासरत था। और फाइनली ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, परिवार के प्रेम से, स्नेह से हमको इंग्लैंड में वो सफलता फाइनली मिल गई। आप क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंग्लैंड में जो है साइंटिस्ट बने हैं जी। आपको ये बात खलती नहीं कि काश हम हमारे देश में ही हमारी प्रतिभा का जो है पहचान कर पाते और मैं अपने देश के लिए ही सेवा कर पाता? नाम तो होगा, हमारे हिंदुस्तान का नाम होगा, आप अपने इंडिया को भी वहाँ पर जाकर रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये बात खलती है कि काश मैं अपने हिंदुस्तान में ही रह करके चीफ साइंटिस्ट के पदवी पर काम करता होता। बहुत सही आपने सवाल किया। मुझको ये बात खलती भी है, नहीं खलती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले शुरू में नहीं गया, 12 साल तक अपने देश की सेवा किया। 12 साल तक विभिन्न कंपनियों में काम करने के बाद यह मेरे मन में आया कि हमको कुछ नई चीज़ें ऐसा सीखें, वहाँ से सीख करके आएँ जो भारत में अपने देश में ही उस चीज़ को लागू करें ताकि और बेहतर से बेहतर हो सके। तो इस सोच से मैं वहाँ गया और अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहा हूँ। वो चीज़ें सीख करके मैं हमेशा, चूँकि भारत का हूँ तो भारत के कल्याण के लिए, भारत की जनता के कल्याण के लिए ही हमेशा प्रयत्नरत रहूँगा जो है। और यहाँ ही जो मैं चीज़ें सीख करके आऊँगा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, आप जिस पढ़ाई के दौरान आपकी शादी भी हुई? नहीं, पढ़ाई पूरी हो गई थी। जब मेरा मुंबई में था उस समय मेरी शादी हुई थी 2012 में। अच्छा। और उस समय पढ़ाई नहीं थी मेरी, पढ़ाई पूरी होकर के मैं नौकरी में आ गया था। उस वक्त आप MSc कर चुके थे? MSc कर चुका था मैं, इंडस्ट्री ज्वाइन कर दिया था, दवा के रिसर्च में आ गया था जो है। तो उसी समय मेरा जो है क्या कहते हैं विवाह हुआ था। ये दिखा दीजिए सुशील जी, दिखा दीजिए, वाइफ भी बैठी हुई है और क्या कहते हैं, इनसे भी पूछते हैं कैसा लग रहा है इनको, क्योंकि आज हस्बैंड जो है काफ़ी ऊंची सफलता पा चुके हैं। क्या कहेंगी पति के बारे में आप? मुझे बहुत गर्व है कि नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम रंजना तिवारी है। ये मेरे पति, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इस पद पे पहुँचे सब लोग के सहयोग से, तो मुझे अच्छा लगा। वैज्ञानिक बहुत बड़ी पदवी होती है, इंजीनियर, डॉक्टर जो यूज करते हैं दवाएं, इंजेक्शंस वगैरह वगैरह, सारे वैज्ञानिक ही रिसर्च करते हैं उसके। कहीं ना कहीं वैज्ञानिक बने हैं, बहुत बड़ी पदवी पाए हैं, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ये लगता है कि सब लोग खुश हैं, हम लोग भी उसमें खुश हैं। मुझे अच्छा लगा कि वो इस पद पे पहुँचे हैं। और आपके माता पिता का क्या रिएक्शंस है इनके जब सफल हुए हैं? तो सबको अच्छा लगा, वो लोग भी खुश हैं, बहुत बधाइयाँ दिए। सब लोग अपना अपना प्यार स्नेह सब उसमें सम्मिलित हुए आके। बस इतना। ये बच्ची है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शैलेजा तिवारी। अच्छा। पापा साइंटिस्ट बन गए हैं, क्या कहेंगी पापा के बारे में? हमको बहुत अच्छा लगा, मेरे पापा साइंटिस्ट बने हैं, हमको बहुत गर्व है उनके ऊपर। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं। आप क्या बनना चाहती हो? हम भी यही बनेंगे जो मेरे पापा बने हैं। ये जान लीजिए, बच्ची भी काफ़ी खुश है और बच्ची का भी कहना है हम भी यही बनेंगे जो पापा बने हैं। और बच्ची बहुत खुश है आपकी कि पिताजी हमारे जो है साइंटिस्ट बन गए हैं और हम भी साइंटिस्ट बनेंगे। क्या साइंटिस्ट उनको भी बनाएंगे आप? उसकी सोच है तो उसके सोच में हम हेल्प करें, ये मेरा कर्तव्य है जो है क्या कहते हैं, कोशिश करेंगे। लेकिन इतना है कि जो वो चाहेगी उस फील्ड में हम लोग मदद करेंगे उसको, ताकि उसके सपनों को साकार किया जा सके। और इसलिए वो बहुत खुश है कि बहुत सारे सीरियल्स देखती है तो उसमें साइंटिस्ट के बहुत सारे रोल रहते हैं। एक वो मोटू पतलू कार्टून देखती है तो उसमें डॉक्टर झटका साइंटिस्ट हैं। तो इस तरह से देख करके बहुत वो खुश होती थी क्या कहते हैं। तो उसको
फिर बाद में लगा कि मैं तो रियल साइंटिस्ट हूँ, वो वाला साइंटिस्ट नहीं हूँ। तो वो सुन करके सी इज़ वेरी हैप्पी, और उसको जो है क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसको ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को काफ़ी अच्छा लगा। स्पेशली मेरे पिताजी तो नहीं हैं, लेकिन उनकी याद करता हूँ, क्योंकि वो जब मैं बचपन में पढ़ रहा था उसी समय हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। तो देखे तो बोले कि तुम्हारे जो है क्या कहते हैं कुंडली में विदेश योग बनता है। अच्छा। तो उस समय तो लगता था कहाँ विदेश, हम यहाँ धूस गांव में अभी हाई स्कूल पढ़ रहे हैं, यहाँ पास हो जाएं वही एक सपना था। तो विदेश योग बोले थे, लेकिन आज वो जहाँ भी हैं मेरी आवाज़ अगर उन तक पहुँच रही है तो मैं अपने तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। प्रसन्नता है कि आज वो उनका सपना साकार हुआ और आज मैं विदेश में हूँ जो है। पापा ने पहले से मतलब भविष्यवाणी कर दिया था कि विदेश योग दिख रहा है आपको। हाँ, कि तुम्हारे हस्तरेखा में कुंडली में, हमारे घर में बड़े भैया हैं हरिकृष्ण तिवारी जी, उनकी बहुत सारी ज्योतिष की किताबें हैं जो चलती हैं। तो वो भी ज्योतिष पिताजी से ही सीखे। तो पिताजी हस्तरेखा देख करके बोल दिए थे कि तुम्हारे हस्तरेखा में विदेश योग बनता है। आपको उस वक्त भरोसा हो रहा था कि सच बोल रहे हैं कि नहीं, सच होगा भी या नहीं? देखिए, भरोसा तो नहीं था, लेकिन उनकी बात झूठी भी नहीं लग रही थी। तो वो लग रहा था कि आज तो नहीं, लेकिन वो डेट नहीं बताए थे, कभी न कभी सपना पूरा होगा। तो लग रहा था कि हो सकता है उस डायरेक्शन तक, वहाँ तक पहुँचूँ। झूठा नहीं था, लेकिन मुझको भरोसा था कि आज नहीं तो देर सवेर कभी न कभी वो सपना साकार हो सकता है जो है। प्रयागराज का कोई लड़का इससे पहले वैज्ञानिक बना है किसी फील्ड में? हाँ, प्रयागराज के बहुत सारे लड़के हैं, मैं पहला नहीं हूँ जो है क्या कहते हैं, लेकिन जहाँ पर मैं हूँ अभी इंग्लैंड में उस बाहर। हाँ, तो वहाँ पर अभी मैं अकेले हूँ जो है क्या कहते हैं। अब उसमें मेरी सारी शुभकामनाएं हैं कि मेरे साथ लोग आएँ, जुड़ें, और जो हो सकेगा मैं उनको मार्गदर्शन भी करूँगा। और प्रयागराज का नाम तो बहुत बड़ा है क्या कहते हैं, यहाँ से इस शहर ने बहुत सारे प्रतिभाएं दिया है जो है क्या कहते हैं, सारे योद्धा यहाँ से निकले। हाँ, तो उसमें मेरी खुशी है कि मैं उसी कड़ी का एक अंग हूँ जो है, उसी चेन में मैं भी जुड़ गया। तो मेरे लिए गौरव की बात है, क्योंकि शहर के लिए छोटी चीज़ होती है, लेकिन मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ इतने सुदूर ग्रामीण अंचल से, इसलिए मुझको बहुत अपार खुशी है कि उस गांव से होकर के मैं वहाँ तक पहुँचा। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो है। अच्छा, लोग इंजीनियर डॉक्टर बनना पसंद करते हैं। अपने यहाँ के जो हैं माता पिता भी कहेंगे इंजीनियर डॉक्टर बनो, और बेटे जब थोड़ा बड़े होंगे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना आता है। और ये मैं कभी भी नहीं देखता कि वो बच्चे कुछ बोले कि साइंटिस्ट बनना है हमको, कोई नहीं बोलता। तो क्या वो जानते नहीं इसलिए नहीं बनना चाहते, या फिर क्या कहते हैं खुद उनकी मर्ज़ी होती है, या फिर उनको दिखा दिया गया है कि जो है डॉक्टर और क्या कहते हैं इंजीनियर ही सबसे बड़े हैं? बहुत सही सवाल आपका, उसका आंसर भी आपने सही दिया। आपने ही दिया कि उनको दिखा दिया गया है। उनको जनरली जो घर में गाइड किया जाता है वो यही गाइड किया जाता है कि सबसे बड़े डॉक्टर, इंजीनियर या तो सिविल सर्विसेज हैं उसमें आप जाओ। तो एक तरह से बच्चों की जो इच्छाएं होती हैं उसका जो है दमन किया जाता है। अगर वो साइंटिस्ट बनना भी चाहते हैं तो बोलते हैं नहीं, उसमें कुछ नहीं है, बहुत बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत लंबा समय लगेगा। और इस तरह से कहीं न कहीं मार्गदर्शन की कमी है। दूसरा, उसमें कहीं न कहीं जागरूकता की कमी है कि बच्चों को बताना चाहिए कि साइंटिस्ट का भी अहम रोल है समाज के लिए, देश के लिए। इसलिए यह हमारा गार्जियंस की भी ड्यूटी है कि उनको सही से गाइड। मैं नहीं बोलता हूँ कि डॉक्टर और इंजीनियर खराब हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है सेकंड गॉड कहा जाता है उनको, भगवान के बाद उनका ही नाम आता है। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कोई भी पेशा खराब है, चाहे जो भी पेशा है वो सब अपने अपने जगह समाज में महत्वपूर्ण है, कहीं न कहीं उनका रोल है। लेकिन उस पेशे में से वैज्ञानिक का जो पेशा है उसको भी बच्चों को थोड़ा बताना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे आप देखेंगे आज इसरो हमारा देश में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है इसरो। वहाँ पे कौन काम करता है? साइंटिस्ट ही काम करते हैं, वैज्ञानिक काम करते हैं, क्या कहते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे देश के विकास के लिए, विश्व के विकास के लिए वैज्ञानिकों का भी अभिन्न योगदान है। तो अच्छा, आप अभी किस फील्ड में हैं, किस फील्ड में आप जो है बने हैं चीफ साइंटिस्ट?
सो मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी एक होता है जैव प्रौद्योगिकी, जो कि बहुत ही एडवांस डिपार्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ब्रॉड टर्म हो गया। उस अम्ब्रेला के अंडर में बहुत सारे विभाग आते हैं, तो उसमें भी एक है बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, और बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे टिश्यू कल्चर हो गया, आपने बोला ब्रीडिंग हो गया, तो उसमें से जो सबसे एडवांस है वो है क्या कहते हैं बायो फार्मास्यूटिकल्स, मतलब बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से नई नई दवाओं का रिसर्च, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो उसके माध्यम से मैं अभी जो काम कर रहा हूँ बायो फार्मास्यूटिकल्स में काम कर रहा हूँ, ऐसी दवाएं जो जीवाणुओं को लेकर के, बैक्टीरिया को लेकर के और सारे एनिमल्स को लेकर के बनाई जाएं, मैं उसमें अभी कार्यरत हूँ। जो कैंसर का जो इलाज ढूंढा जा रहा है, कहीं ना कहीं अभी भी इस पर रिसर्च चालू है वैज्ञानिकों का, इस पर कैंसर पर सबसे अच्छी और परफेक्ट जो है दवा की खोज ही करना ही कहीं ना कहीं ये जो है इस पद पर आपका हुआ है। हाँ, क्योंकि अभी मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा मौत हो रही हैं कैंसर की वजह से हो रही हैं, तो बहुत सारी कंपनियां ये सोच रही हैं कि अच्छी, देखिए दवाएं हैं मार्केट में अभी भी, लेकिन वो एक तरह से ट्रीटमेंट के लिए हैं, न हो उसको रोकने के लिए नहीं है। तो बहुत सारे वैक्सीन्स का रिसर्च चल रहा है, बहुत सारी दवाओं की खोज चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आज डॉक्टर के लिए, वैज्ञानिक के लिए कैंसर ही है। अगर उस पर काबू पा लिया गया, जिस तरह से वैक्सीन अदर बीमारी के लिए है, जैसे कोरोना की वैक्सीन है, बहुत सारी के लिए है, तो उस पर प्रयास है कि अच्छे से अच्छे जो है क्या कहते हैं दवाओं की खोज हो। अभी हम लोग जिस दवाओं पे काम कर रहे हैं वो नॉर्मल दवाओं से लाख गुना अच्छी हैं, उसको बाई स्पेसिफिक एंटीबॉडी बोलते हैं। वो जो नॉर्मल दवाएं काम करती हैं उसका 2 गुना 3 गुना और फास्ट काम करती है कैंसर को किल करने के लिए। तो इस तरह से हम लोगों का पूरी टीम का प्रयास है कि अच्छे से अच्छे उसको जो है क्या कहते हैं रूप में विकसित किया जाए, ताकि कम दाम में गरीब मरीजों को भी उपलब्ध कराया जा सके। आप जो साइंटिस्ट बने हैं, दवाओं का खोज होगा, मेडिसिन जो भी खोज किया जाएगा उस पर जो रिसर्च होगा, पूरी दुनिया लाभान्वित होगी उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि दवाएं जो आती हैं फॉरेन से भी कुछ दवाएं आती हैं, और हमारे इंडिया में भी जो दवाएं बनती हैं कहीं ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता रहता है दवाएं। तो इससे तो जो है संपूर्ण मानव कल्याण का जो है के लिए है, और ये नहीं है कि आपका जो है इंग्लैंड में ही हुआ है, लंदन में ही हुआ है, वहीं पर आप वैज्ञानिक बने हैं तो वहीं के लिए काम करेंगे, आप संपूर्ण मानव के लिए काम करेंगे ना, ऐसा है आपने राइट। हाँ, ये आपका बहुत सही सवाल है कि हम अगर वहाँ रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी चीज़ का खोज होगा तो सिर्फ वो यूके के लिए है। वहाँ से जो खोज होगा ऐसा नहीं है कि जो भारत में हम दवाएं यूज़ कर रहे हैं सिर्फ भारत की हैं। जैसा आपने हैदराबाद में सुना होगा कि एक जीन की प्रॉब्लम थी एक बच्चे को, उसके लिए 16 करोड़ का एक इंजेक्शन लाया गया था। वो स्विट्जरलैंड में एक कंपनी है जो है नोवार्टिस करके, वो मेडिसिन को लाया गया था। अगर वो दवा की खोज न होती तो शायद उसका जो है इलाज न हो पाता। तो आपने बहुत सही कहा, अगर मैं वहाँ रिसर्च कर रहा हूँ तो पूरे विश्व के लिए काम कर रहा हूँ, मानव कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे किसी चीज़ की खोज होती है तो मैं श्योर हूँ, निश्चिंत हूँ कि वो हर जगह के लिए कारगर होगी। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको लगता था, क्या आप पहले से आप सोचे थे कि हम इस फील्ड में वैज्ञानिक बन पाएंगे? वैज्ञानिक तो मेरा सपना था, लेकिन इतना ऊंचा पहुंच पाऊंगा ये मेरे को सपना नहीं था। मेरे लिए एक सपना ही था जो है हकीकत। जब मैं सिलेक्शन हो गया तो उस समय हकीकत लगता ही नहीं था, लगा कि अरे यार कहाँ इंग्लैंड है, वो अंग्रेज जो हमारे ऊपर पूरा शासन किए, मैं उनके कंट्री में जा करके, क्योंकि उनका शासन तो 155 देशों में था, उनका सूर्यास्त कभी नहीं होता था, मैं उनके कंट्री में जा करके और एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट जा करके अगर ये काम कर रहा हूँ
तो अपार हर्ष और खुशी हुई। और जैसा कि मैं बोला कि विश्वास नहीं हो रहा था, बाद में जब लेटर वगैरह आ गया, वीज़ा वगैरह सब फाइनल हो गया, तब लगा कि नहीं भाई, अब आप सपनों की दुनिया में मत रहिए, हकीकत में आइए, जाने की तैयारी करिए जो है। कैसे ख्याल आया और किसने आपको जो है मार्गदर्शित किया कि वहाँ पर जो है वैकेंसी थी, और क्या प्रोसेस थे ये सब करने का, थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। जी, एक्चुअली ख्याल जब मैं इंडिया में बायोटेक कंपनी में काम कर रहा था, जैसा मैं आपके बोला कि मैं ल्यूपिन में काम किया, इंटास में काम किया, बायोकान बंगलोर में कंपनी है उसमें काम किया, उसी समय थोड़ा वहाँ से हमको जानकारी मिलती रहती है कि लोग बाहर के लिए भी अप्लाई करते हैं, उसके लिए लंबी प्रोसेस होती है। तो उसी सिलसिले में मैं भी अप्लाई करना चालू किया। अब मैं 2013 में जब मैं ल्यूपिन में था पुणे में, तभी से बाहर के लिए अप्लाई कर रहा था। तो उसमें बहुत सारे 99% रिजेक्शन हो जाते थे। तो रिजेक्ट के रीजन बहुत सारे रहते थे। एक तो लैंग्वेज बैरियर आता था, क्योंकि जो कंट्री है इंग्लैंड है, वहाँ हिंदी नहीं चलती है। जो हम लोग इंग्लिश भी बोलते हैं उस लेवल की फ्लुएंसी नहीं रहती है जिस लेवल की उनको चाहिए। दूसरा, उनको और एक्सपर्ट वाले मिल जाते थे उसी कंट्री के, तो हमको फिर वीज़ा देने के लिए क्यों वो इतना जो है पैसा लगाएंगे। तो इस तरह से मैं 2013 से ही खोज रहा था। बीच में बहुत सारी कंपनियों का इंटरव्यू दिया। उसी दौरान मैंने एक आइसलैंड में एलोटेक करके कंपनी है, उसका भी इंटरव्यू हुआ था। उसमें फाइनल तक हो गया था, लेकिन वहाँ पे कुछ इंटरनल चेंजेस की वजह से नहीं जा सका। एक पोलैंड में कंपनी है पोल फार्मा बायोलॉजिक्स करके, वहाँ हुआ था, लेकिन वहाँ वीज़ा की वजह से, क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था, कोरोना की वजह से वीज़ा में बहुत सारे डिले हो रहा था, तो कंपनी को इतना टाइम नहीं था कि वो वेट करे। और उसी दौरान मैं इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनियों, मैं तो एक तरह से हताश ही था कि शायद सफलता नहीं मिलेगी जो है। तो उसी दौरान वो कंपनी जो इंग्लैंड में थी उसके लिए मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद साइंटिस्ट का, वो कंपनी का मेल आया कि हम आपसे इंटरेक्ट होना चाहते हैं। तो उनका मेल आया, आधा घंटे का जूम पे वीडियो कॉल था। उस पर उन्होंने पूछा कि काम कैसे करते हो, क्या करते हो, जस्ट इट वाज अ काइंड ऑफ फॉर्मल इंटरेक्शन। तो उन्होंने इंटरेक्ट किया, उनको थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद बोले कि अगर मुझको ऐसा लगा कि जो हम इंटरेक्ट किए हैं उससे हमारी टीम खुश है, तब आपको हम फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो उस समय मैं मुंबई में था जो है, और फिर एक हफ्ते बाद उनका कॉल आया कि आप जो है फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए तैयारी करिए। फिर मैंने तैयारी कर दिया। उन्होंने कुछ एजेंडा दिया कि इस पर डिस्कशन होगा, मैंने पूरी तैयारी किया। तैयारी करने के बाद 1.5 घंटे तक इंटरव्यू चला जो है, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे उसमें फील्ड हैं, डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके बाद, उसके एक हफ्ते बाद उनका ईमेल आया कि आपका प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए चयन हो गया है, क्या कहते हैं। तब मुझको लगा कि भरोसा होने लगा कि हाँ अभी मेल आ गया तो ये ऑथेंटिक हो गया जो है। फिर मैं अपना आगे की प्रोसीजर, क्योंकि सिलेक्शन के बाद बहुत सारे उसमें चीज़ें आती हैं। सबसे बड़ा तो उसमें वीज़ा का प्रॉब्लम रहता है। कंपनी आपको सेलेक्ट भी कर ली है, क्योंकि वीज़ा गवर्नमेंट देता है, कंपनी नहीं देती है। अगर गवर्नमेंट वीज़ा नहीं देती है तो आप नहीं जा सकते हैं। फाइनली ईश्वर की कृपा से जो है वहाँ तक, क्या कहते हैं, हो गया, और मैं वहाँ पे जा कर के ज्वाइन किया। तो कब अब जाने वाले हैं वहाँ पर आप? अभी मेरा अगला टिकट 7 नवंबर को है जो है, तो 7 नवंबर को मेरा यहाँ से रिटर्न है, तब आप चले जाए। यस, हाँ, वहाँ पर रिसर्च जो भी वहाँ पे जो काम कर रहा था उसको कंटिन्यू करूँगा, और बहुत सारे नए काम आने वाले हैं। तो उसमें हम लोग फिर रिसर्च करके जो काम चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाएंगे जो है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में अगर मेरा पर्सनल परिवार देखेंगे तो मैं हूँ, श्रीमती जी हैं रंजना तिवारी, 2 बच्चे हैं, और बाकी हम लोगों का परिवार बहुत लंबा है। हम लोग 7 भाई हैं। तो सबसे बड़े भैया हैं कमला शंकर तिवारी, जो प्रिंसिपल हैं बलौदा बाजार में, छत्तीसगढ़ में। उसके बाद विष्णुदत्त तिवारी, जो संस्कृत विद्यालय में लिपिक हैं। फिर बड़े भैया हैं जो पैंतिहा में हेड मास्टर हैं जूनियर हाई स्कूल में। उसके बाद पंडित विजय शंकर तिवारी जी हैं, जो कि कथा भागवत सत्संग से जुड़े हुए हैं। फिर उनके बाद में लक्ष्मीकांत तिवारी हैं, जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और उनके बाद मैं आता हूँ जो आपके सामने हूँ। उसके बाद 7वें नंबर पे आते हैं जो है, क्या कहते हैं, शिवाकांत तिवारी जी, जो इस समय इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं अहमदाबाद में।
डीएसपी के पद पे। मतलब पूरी फैमिली ही एक तरह से देखा जाए फुल एजुकेटेड थी। फुल एजुकेटेड थी नहीं, उसमें पिताजी का बहुत सहयोग था, क्योंकि आप तो जहाँ जाके आए हैं अत्यंत ग्रामीण है, पढ़ने के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। और उस समय अंग्रेजी पढ़ते थे तो गांव वाले आकर के बोलते थे कि संस्कृत ब्राह्मण हैं तो संस्कृत पढ़ें, पूजा पाठ में फ़ायदा होगा। लेकिन पिताजी उन लोगों का नहीं सुने, और धीरे धीरे उनका यह सपना था कि जितना अगर आप लोग अपने से पढ़ना चाहते हो तो मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जितना सपोर्ट हो सकेगा हम करेंगे। उसके बाद आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, बाद में भैया लोगों को नौकरी मिल गई, बड़े भैया को, हरि कृष्ण भैया को, छोटे भाई को भी मिल गई। हाँ, तो मतलब उनका मिल गया तो फिर हम लोगों का जो बची हुई पढ़ाई थी क्या कहते हैं, उसमें जो है क्या कहते हैं कुछ रोड़ा नहीं आया, वो आगे बढ़ता गया जो है। छोटे भाई का आईबी में हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। फिर उसके बाद आपका कितने साल बाद हुआ है? तो मैं नौकरी में तो मैं उनसे पहले आ गया था, मैं इंडिया में नौकरी कर रहा था। अच्छा, कर रहे थे क्योंकि ये डायरेक्ट जाना संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ जो कंपनियां हैं डायरेक्ट नहीं लेती हैं, आपको कम से कम 10-12 साल का अनुभव होना चाहिए उस फील्ड का। तो वो अनुभव हमको यहीं से मिला। मैं आभारी हूँ जिस टीम में काम किया, मैं जिन लोगों को साथ काम किया, अगर वो मेरे को न सिखाए होते, न गाइड किए होते, तो जो है संभव नहीं था कि मैं वहाँ तक पहुँच पाता जो है। भारत के स्टूडेंट, भारत के जो छात्र हैं और ख़ास तौर से जो प्रयागराज के छात्र हैं, क्या मैसेज है उनको? उनके लिए मैसेज यही है कि आप लोग जो है जिस फील्ड में लगे हो उस फील्ड में मन लगा करके पढ़ो। ये पहली बात तो एक आप डायरेक्ट अपना गोल डिसाइड कर लो, कंफ्यूज मत रहो कि हम डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, साइंटिस्ट भी बनेंगे। आप जस्ट फिक्स योर गोल, आप डिसाइड कर लो, फिर उसमें काम करना चालू करो। और आप साइंस के फील्ड में इतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो अगर आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, तो बिल्कुल उसके लिए मैं जो है तैयार हूँ। अगर मेरे गाइडेंस से अगर आपको भी लगता है कि मैं भी वहाँ जा करके मेरे तरह से या मेरे से बेहतर कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं मार्गदर्शन के लिए रेडी हूँ। और जो यहाँ के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा यही है कि आप मन लगा करके पढ़िए और भरोसा रखिए। थोड़ा देर भले होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, मिलेगी। इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपको वो चीज़ पाना है। ये जान लीजिए दर्शकों, जो वैज्ञानिक होते हैं उनके ऊपर निगाहें टिकी रहती है, आम जनता की टिकी रहती है कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या रिसर्च करने वाले हैं। तो आप इस जो है फील्ड को भी, वैज्ञानिक बनने का सपना को भी आप साकार कर सकते हैं, बन सकते हैं वैज्ञानिक भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप इंजीनियर, डॉक्टर ही बन करके देश सेवा कर सकते हैं। इंजीनियर, डॉक्टर के अलावा अगर आप वैज्ञानिक बन गए तो देश का जो सेवा होगा वो सबसे अच्छे से कर पाएंगे। वो और अच्छे से इसलिए कर पाएंगे क्योंकि जो वैज्ञानिक होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े रिसर्च करते हैं, चाहे वैज्ञानिक दवाओं की कैटेगरी में, बायोटेक की डिपार्टमेंट में, या फिर क्या कहते हैं और भी जो संस्था है जो हमारे देश में जो रिसर्च करती है, या फिर कहें स्पेस एजेंसियां हैं, वो उस तरह से आप काम कर सकते हैं। ये इंटरव्यू देखकर आपको काफ़ी सीख मिला होगा, हमें उम्मीद है। बहुत बहुत बधाई हो आपको पुनः एक बार हमारे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की तरफ से, हमारे तरफ से और समस्त भारतवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है। और मेरा यह उद्देश्य है कि आप मेरे मैसेज को, जो बच्चे ग्रामीण इलाके से हैं वहाँ तक आप पहुँचाने का कष्ट करें, और मेरे तरफ से जो मार्गदर्शन हो सकेगा मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।